इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्ट्रेन होगी जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएगी, ठीक हो गया, उसकी शक्ल सूरत में तब्दीली नहीं आएगी, वो मार्फोलॉजी उसकी तब्दील नहीं होगी, लेकिन उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जेनेटिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो आप जो बैक्टीरिया लेके आए उसको हमने किस तरह मतलब जेनेटिकली उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह उसको इंश्योर किया कि ये वही बैक्टीरिया है? एग्जैक्टली सर, इसके लिए हमने सबसे पहले लिटरेचर सर्च किया, जैसा कि ये मॉलिक्यूलर डिटेक्शन इसकी कॉमन नहीं है, बायो डायग्नोस्टिक में या लैब्स में नहीं हो रही, कन्वेंशनल कल्चर मेथड और बायोकेमिकल टेस्टिंग तो हो रही है। तो फिर लिटरेचर रिव्यू किया, लिटरेचर रिव्यू से हमें पता चला कि कुछ स्पेसिफिक जीन हैं जो कि सूडोमोनास रोजिनोसा के अंदर ही पाए जाते हैं। वो एक स्पेसिफिक जीन है जो कि सूडोमोनास में पाया जाता है, जो कि इसकी जीनस को कैरेक्टराइज करेगा। फिर सूडोमोनास की बहुत सी स्पीशीज हैं आगे, लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पीशीज है वो रोजिनोसा ही है, जो कि ह्यूमन के अंदर मोस्टली डिजीज कॉज करती है। तो एक हमने उसका जीन लिया और उस जीन के अगेंस्ट प्राइमर बनाया, और फिर फर्दर आगे हमने 4 जीन लिए उसकी एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि सिर्फ सूडोमोनास रोजिनोसा के अंदर ही हैं, जो कि मतलब गायरेज बी, OPR, LECFX ये जीन है उसके ना, फर्दर जो सूडोमोनास रोजिनोसा के अंदर ही पाए जाते हैं। उन जीन का जो हमने सीक्वेंस है उनको हमने लिटरेचर से रिव्यू करके NCBI से उसका सीक्वेंस उठाया, NCBI से उसका हमने फास्टा सीक्वेंस लिया, और फास्टा सीक्वेंस लेने के बाद उसके प्राइमर डिजाइन किए। जब हमने उसके प्राइमर डिजाइन किए, प्राइमर 3 से और स्नैप जीन को यूज करते हुए, और फिर प्राइमर की स्पेसिफिसिटी चेक की, इन सिलिको वैलिडेट की अच्छे से प्राइमर, फिर हमने प्राइमर अपने बनवाए प्रॉपर, और प्राइमर जब बन के आ गए तो फिर उन प्राइमर से हमने PCR लगाया जो हमारे पास क्लिनिकल स्टेटस में आते हैं बैक्टीरिया, उनको देखने के लिए कि ये वाकई ही सूडोमोनास है या कोई और है। लेकिन जब हमने उसकी टेस्टिंग की तो वो श्योरली 100% सूडोमोनास रोजिनोसा निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एम्प्लीफिकेशन हुई जी। तो ये तो आपकी रिसर्च का एक पार्ट हो गया मुकम्मल के जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर रहा है उसको आपने इंश्योर कर लिया कि ये वही बैक्टीरिया है जिस पे आप टारगेट किया हो, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेजेस किस तरह आपने सेलेक्ट किया, बैक्टीरियोफेजेस कहाँ से सैंपल लेके आए क्या? एग्जैक्टली सर, जब कंफर्मेशन हमें हो गई हमारे होस्ट की बैक्टीरिया की, तो फिर हमने फेजेस लिए। फेजेस आपको पता है कि जहाँ बीमारी वहाँ उसका हल, तो फेजेस कहते हैं कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सही है। तो हमने इसके लिए एनवायरनमेंट को फोकस किया, मोस्टली डिफरेंट लिटरेचर में भी ये होता है। तो हमने सीवेज किनाल को फोकस किया, मतलब कि जो नाले मोस्टली हैं, और लाहौर में स्टडी हो रही है तो लाहौर के हमने सीवेज किनाल को देखा, और मैंने स्पेसिफिकली समनाबाद वाले एरिया से ये अपना स्पेसिमेन लेके आया मैं सीवेज वाटर का। सही है। और उससे फिर आगे मैंने अपने फेजेस को प्रोड्यूस करवाया। सैंपल लेके आए तो उसको आगे फिल्टर किस तरह किया? सैंपल जैसे सीवेज वाटर का सैंपल लेके आए, मतलब एक ऑटोक्लेव जार लिया, उसके अंदर हम सीवेज वाटर जनरली ले आए। तब लाए हमने उसके अपने लैब में रखा, कुछ देर रखा, 15-20 मिनट, ताकि डेब्रिस सेटल डाउन हो जाए। फिर जो सुपरनेटेड था उसको हमने फॉल्कन में ट्रांसफर करके उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया सुपरनेटेड। सही है। सुपरनेटेड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर हमने सिरिंज फिल्टर से फिल्टर किया, सिरिंज फिल्टर 0.45 माइक्रोमीटर का। फिल्टर करने की ये रीजन थी कि कोई और अगर डेब्रिस बच गई या कोई रेत मिट्टी या कोई बैक्टीरिया तो उसमें से रिमूव हो जाए, अगर हो तो सिर्फ फेज ही हो, वायरस ही हो। तो देन फिर हमने वो जो वाटर था जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें फेज होगा, उसको फिर हमने किसके साथ, अपने होस्ट के साथ इनरिच किया, अपने होस्ट के साथ इनक्यूबेट करवाया, मिक्स किया, यानी कि उसको साथ उनका इनरिचमेंट की, उसके साथ उनका कंटेक्ट करवाया। तो कंटेक्ट करवाने का कौन सी टेक्निक अपनाई आपने कि ब्लैक स्पॉट टेस्ट किया? स्पॉट टेस्ट किस तरह किया? एग्जैक्टली सर, ये जो मतलब इसकी मिक्सिंग की टेक्निक है ना, इसको हम कहते हैं एनरिचमेंट। तो इसमें हमने एक फ्लास्क ली, उसमें वो वाटर भी डाल दिया, अपना बैक्टीरिया भी डाल दिया, और थोड़ा सा एलबी ब्रो डाल दिया, मतलब इसकी प्रॉपर कंसंट्रेशन है, वो डाल के हमने इसको शेकिंग इनक्यूबेटर पर रख दिया ओवरनाइट। अगर तो उसके अंदर फेज हैं तो वो हमारे होस्ट को इन्फेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब हमारे होस्ट के स्पेसिफिक फेज हैं उस वाटर में, तो हमारे होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे, इन्फेक्ट होगा, वो होस्ट को बस्ट करेंगे, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, तो पूरी रात में यही सारा सिनेरियो चलेगा और फेज का टाइटर बढ़ जाएगा, फेज का नंबर ऑफ टाइटर बढ़ जाएगा। और इस सारे के लिए वो डाइट कहाँ से लेगा? एलबी ब्रो से, जो हमने एलबी ब्रो से डाला मल्टीप्लाई। अब हमने अगले दिन आकर चेक करना है कि इसमें थे या नहीं, इसने होस्ट को किल किया या नहीं किया। तो सबसे पहले तो हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे जो हम रखे गया है। जो एनरिचमेंट हमने रखी है अगर तो फिजिकली वो क्लियर लग रही है ना, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया किल हो गए हैं, मतलब इसमें फेज था। एक स्पॉट टेस्ट के जरिए, स्पॉट टेस्ट इसके बाद आएगा। अच्छा। एक तो ये फिजिकल अपीयरेंस है, देखने से एक अज्यूम कर लेते हैं हम कि यार चलो हमारा रिजल्ट ठीक आएगा, इसमें फेज थे। लेकिन अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर चांस होते हैं कि फेज ना हो। फिर अगर हमने इसको आइडेंटिफाई करना है इन विट्रो, फिर हम उसके लिए स्पॉट एसे लगाते हैं। स्पॉट एसे में क्या होता है, हम एक एलबी प्लेट लेते हैं, अपनी एलबी एगर प्लेट। सही है। उस एलबी एगर प्लेट के ऊपर हम अपना जो होस्ट है ना बैक्टीरिया, उसको लॉग फेस में ला के, मतलब फ्रेश करके 3 से 4 घंटे रखते हैं, लॉग फेस में आ जाता है। 100 माइक्रोमीटर उसके ऊपर डाल के उसको सेमी सॉलिड से मिक्स करके रख देते हैं थोड़ी देर। जब वो उसके ऊपर अच्छे से पूरी प्लेट के ऊपर हमारा बैक्टीरिया फैल जाता है, सेमी सॉलिड से सॉलिडिफाई होने लग जाता है, फिर हमने वो जो
इनरिचमेंट बनाई थी ना, उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसका जो सुपरनेटेंट है उसको 0.22 माइक्रोमीटर वाले फिल्टर से फिल्टर करके ताकि बैक्टीरिया निकल जाए, सिर्फ फेज बचे इसमें, उसका 10 माइक्रोमीटर का स्पोर्ट जो है ना वो हमने उस पर लगा देना है, जो हमारी प्लेट है जिसके ऊपर हमारा पूरा बैक्टीरिया होस्ट पड़ा हुआ है। सही है। उसका अंदर 10 माइक्रोमीटर का स्पोर्ट, 8 माइक्रोमीटर का जितना फिजिबल आपने लगा देना और उसको इनक्यूबेट कर देना 37 डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट। सही है। अगले दिन हम आके देखेंगे, क्योंकि पूरी प्लेट पे तो हमारा बैक्टीरिया लोन है, बैक्टीरिया नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर उस जो एनरिचमेंट से हमने फिल्ट्रेट लिया उसमें हुआ हमारा फेज, तो उसने जहां हमने स्पोर्ट लगाया ना उसके इर्द गिर्द पूरा एक जोन ऑफ इनहिबिशन बना देगा, क्लियरिंग कर देगा, हमें पता चलेगा कि इसमें फेज है। तो देन फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के एंटीबायोटिक स्ट्रिप्स का टेस्ट होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो जोन बनता है, जोन ऑफ इनहिबिशन। जोन बन गया, जोन ऑफ इनहिबिशन। स्पॉट टेस्ट के बाद कौन सा टेस्ट किया जाता है? प्लैक टेस्ट किया जाता है। Yes, उसकी फॉर्मेशन बताएं किस तरह किया जाता है? प्लैक एसे सर, इसके स्पॉट टेस्ट के बाद हम करते हैं प्लैक एसे। वो देखने के लिए होता है कि आइदर इसमें आ तो गया हमारे पास फेज, तो आ गया स्पॉट में, लेकिन हमने देखना उसका टाइटर कितना है, उसकी एक ही किस्म का फेज है या एक से ज्यादा किस्म का है, क्योंकि स्पोर्ट तो हमने एक ही जगह पे लगाया है, और वो कितना कंसंट्रेटेड है। फिर हम क्या करेंगे, हम उसका प्लैक एसिड लगाएंगे। प्लैक एसिड में क्या होगा, वो जो हमारे पास फिल्ट्रेट है ना, उस फिल्ट्रेट की हम सीरियल डिल्यूशन बनाएंगे। सीरियल डिल्यूशन में एलबी ब्रोथ में 900 माइक्रोलीटर एलबी ब्रोथ लेंगे, इकट्ठे 6 7 8 एप्पल ड्रॉप्स के अंदर 100 माइक्रोलीटर वो फिल्ट्रेट डालेंगे पहले एप्पल ड्रॉप में, ट्यूब में, उसको मिक्स करेंगे, उससे 100 आगे, उससे 100 ऐसे सो ऑन। फिर हम कोई 3 से 4 अपनी डिल्यूशन सेलेक्ट कर लेंगे, यूजुअली जैसे हमने की थी 6 7 8 डिल्यूशन हमने की थी। अब वो जो ये डिल्यूशन है ना, इसको हमने यूज करना है एज ए फेज लाइजेट, समझ लें कि इसके अंदर फेज है, बाकी सारा सेम प्रोसेस वही है। हमने एलबी अगर की प्लेट लेनी है, एलबी अगर की प्लेट लेके उस पे 100 माइक्रोलीटर अपना लॉग फेज बैक्टीरिया डाल देना है, और 100 माइक्रोलीटर रिस्पेक्टिवली अगर हम डिल्यूशन सेलेक्ट करते हैं 6 7 और 8, तो तीनों में से अलग अलग प्लेट पे 100 माइक्रोलीटर डाल, जिससे हमने डिल्यूशन का, उससे हमारा फेज आएगा, जो हमने बैक्टीरिया डाला उससे आया बैक्टीरिया, और दोनों को प्लेट पे डाल दिया। फिर थोड़ा सा 3 to 5 ml फेमिसोलिड डाल के उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो होमोजीनियसली सारी प्लेट्स में फैल जाए। सही है। जब वो फैल जाएगा उसमें फेज भी है, उसमें बैक्टीरिया भी है और डिल्यूटेड भी है। फिर जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा हम उसको इनक्यूबेट कर देंगे 37 पे, और नेक्स्ट डे आगे हम देखेंगे अगर तो -6 वाली पोजीशन के ऊपर सारी क्लियरिंग हुई है, तो इसका मतलब कि -6 वाली लो डिल्यूशन थी, तो उसमें फेज का नंबर बहुत ज्यादा था, तो उसने सारी प्लेट को क्लियर कर दिया। फिर हम आगे फर्दर डिल्यूशन देखेंगे -7 -8, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां हमें वेल आइसोलेटेड काउंटेबल प्लैक्स मिल जाएंगे देखने के लिए। हमें पता चलेगा कि नीचे बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया को जगह जगह पे कहीं कहीं क्लियरिंग हुई है, गोल गोल सर्कल बने हुए हैं, क्लियरिंग हुई है, उसे कहते हैं प्लैक्स। वो प्लैक्स की बेस पे हम देखेंगे कि कैसी मॉर्फोलॉजी है, कोई प्लैक छोटे होंगे, कोई बड़े होंगे, इस तरह करके वो मिक्स प्लैक होगा। सही है। उसकी भी फर्दर प्यूरिफिकेशन हम आगे करते हैं। एक आइसोलेट करने के लिए, एक टाइप का प्लैक आइसोलेट करने के लिए उसको भी प्यूरीफाई करते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा कोई छोटे साइज का, कोई बड़े साइज का, कोई इरेगुलर है, कोई प्रॉपर है, तो फिर हम उसको आगे प्यूरीफाई करते हैं, फर्दर प्यूरीफाई करते हैं। तो आगे उसकी मतलब पीएच और टेम्परेचर, यस सर, वो भी इसी तरह ही करते हैं, इसी तरह रिपीट करते हैं, और टेम्परेचर उसका ऑप्टिमाइज करते हैं कि टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे बेस्ट एक्टिविटी देता है, कौन सी पीएच जो है उस पर ये देता है, और कैल्शियम क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम सल्फेट भी करते हैं। तो इनको करने के बाद अगला स्टेप क्या है? एग्जैक्टली सर, मतलब मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं कि हम इसमें ना, जब हमारे पास फेज आ गया, फेज की प्यूरिफिकेशन हो गई, प्यूरीफाई एक फेज आ गया, उसके बाद जो पहला स्टेप है हमने ये चेक करना है कि ये लिटिक है कि लाइजोजेनिक है। हाँ जी, बाद में हमें उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, कैल्शियम क्लोराइड। सही है। तो लिटिक और लाइजोजेनिक करने के लिए जो हमने 3 टेस्ट अडॉप्ट किए हुए हैं वो है पैच टेस्ट, स्पॉन्टेनियस फेज रिलीज ऐसे, और इसका ऑटो इम्यून इन्फेक्शन ऐसे हम चेक करते हैं। सही है। इन तीनों टेस्टों से हमें पता चल जाता है कि आइदर इट्स लिटिक और लाइजोजेनिक। 3 टेस्ट है, पैच टेस्ट, यस सर, ऑटोम्यून ऐसे, और स्पॉन्टेनियस फेज रिलीज ऐसे। स्पॉन्टेनियस फेज रिलीज है, 3 टेस्ट हैं। हाँ जी। तो ये 1 by 1 इनको किस तरह करते हैं ये? सर पैच टेस्ट में बेसिकली हमने ये देखना होता है कि हम जो एक स्पॉट लगाते हैं, जब हम स्पॉट लगाते हैं तो स्पॉट को हम अगर 24 आवर नहीं ना, तो हम 48 आवर के रख देते हैं। उस स्पॉट के अंदर कॉलोनी डालती हैं बैक्टीरिया की, हम वो अंदर से कॉलोनी लेंगे, अगर अंदर नहीं आएगी तो थोड़ा साइड से ले लेंगे, उसमें फेज प्लस बैक्टीरिया दोनों मिक्स होंगे, उसको हम एगर के ऊपर स्ट्रीक करेंगे, और स्ट्रीक हम करेंगे 4 to 5 टाइम। एक दफा स्ट्रीक किया, हमारे पास वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज आ गई, उन वेल आइसोलेटेड कॉलोनी में से हमें 20 कॉलोनीज लेनी है, और उन 20 कॉलोनीज को हमने 4 दफा स्ट्रीक करना है, एक प्लेट पे, अगले दिन दूसरी पे, अगले दिन तीसरी पे ऐसे। ये करने का मतलब है कि अगर उसके साथ कोई बाहर फेज लगा हुआ है बैक्टीरिया का, तो वो रिमूव हो जाए, हमारे पास प्योर फेज आए। क्योंकि जब हम टेस्टिंग करेंगे तो अगर प्योर फेज ना हुआ, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये जो क्लियरिंग होगी आगे कि वो एक्सटर्नल फेज की वजह से हुई है या इसके डीएनए के अंदर प्रो फेज इंटीग्रेट है, जो कि लाइजोजीन फेज ही कर सकता है, इंटीग्रेट और नहीं कर सकता। सही है। फिर जब हम उसे प्यूरीफाई कर लेंगे ना, फिर उसी तरह से हम एक प्लेट के नीचे अपना बैक्टीरिया लॉन करेंगे, बैक्टीरिया लॉन करके सेमी सॉलिड से फिर एक कॉलोनी लेके उसको प्लेट के ऊपर स्ट्रीक करेंगे, स्ट्रीक करके हम रख देंगे इंक्यूबेशन पे, और अगले दिन आके देखेंगे अगर तुम स्ट्रीकिंग के अगेंस्ट क्लियरिंग हुई, इसका मतलब था कि हमारा जो फेज था वो लाइजोजेनिक था, और वो बैक्टीरिया के अंदर इंटीग्रेट कर चुका था, इस वजह से उसने
प्योर होने के बावजूद भी क्लियरिंग कर दी, मार दिया, मतलब कि इसके अंदर लाइसोजीन मौजूद है, प्रोफेज मौजूद है। लेकिन अगर क्लियरिंग नहीं होती तो उसका मतलब कि बैक्टीरिया प्योर है, फेज लिटिक था, वो बैक्टीरिया के डीएनए में जाकर आइसोलेट नहीं हुआ। सही है। तो इस तरह से ये है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा? स्पॉन्टेनियस फेज रिलीज है। उसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि जो एलबी ब्रॉथ के अंदर ना फॉल्कन में लेके अपना बैक्टीरिया डाल के उसको शेकिंग इंक्यूबेटर रख देते हैं ओवरनाइट। जब अगले दिन आके शेकिंग इंक्यूबेटर से उसको निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसका सुपरनेटेंट है ना, उस सुपरनेटेंट को फिल्टर कर लें तो अच्छी बात है। उसको हम अपने बैक्टीरिया के अगेंस्ट स्पॉट लगा कर चेक करते हैं। वो इसलिए चेक करते हैं कि पूरी रात जब शेकिंग इंक्यूबेटर पे पड़ा रहा बैक्टीरिया, तो अगर उस बैक्टीरिया के अंदर हमारा जो फेज है वो प्रोफेज बन के अंदर इंटीग्रेट कर चुका होता, लाइसोजेनिक होता, फेज बैक्टीरिया के अंदर चला गया होता, तो पूरी रात में कहीं ना कहीं से उसमें से रिलीज होता रहता, रिलीज होकर फिर सुपरनेटेंट में आ जाता। इसलिए इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस फेज रिलीज, आहिस्ता आहिस्ता फेज का निकलना बैक्टीरिया से। तो निकल के आ चुका होता जब हम उसको बैक्टीरिया के अगेंस्ट लगाते, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज किया, बैक्टीरिया तो नीचे बैठ गया, सुपरनेटेंट में तो बैक्टीरिया नहीं है। अगर उसमें हुआ फेज तो इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया से ही आया है। तो अगर तो इसमें आ गई ऐसी क्लियरिंग तो मतलब कि ये आपका लाइसोजेनिक है, क्लियरिंग नहीं आनी चाहिए, वो फेज रिलीज हुआ है। अगर नहीं आती तो मतलब ये लिटिक है, तो फेज कोई रिलीज नहीं हुआ। दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरा टेस्ट कौन सा? तीसरा टेस्ट सर इसकी ऑटो इन्फेक्शन इम्यूनिटी चेक करना। ऑटो इन्फेक्शन इम्यूनिटी चेक करना। हां, वो उसमें सर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, आपके जो लाइसोजेनिक फेज होते हैं, जो लाइसोजेनिक फेज होते हैं ना, वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं अपने ही होस्ट के अगेंस्ट, इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, मतलब कि एक होस्ट है, उसको पहले उसने मारा है, लेकिन उसको मारने के बाद ऐसी इम्यूनिटी डेवलप कर देंगे उस बैक्टीरिया के अंदर कि अगली दफा जब हम उसको टेस्ट करेंगे ना, वो उसको मारेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, ऐसी ये लाइसोजेनिक ही कर सकता है, लिटिक नहीं कर सकता। तो वो उसके लिए फिर हम वो सेम बैक्टीरिया लेते हैं, कुछ मतलब उसको आपस में कुछ टाइम के लिए ना, जब एनरिचमेंट बनाते हैं उसके बाद सेम बैक्टीरिया लेते हैं और उसी बैक्टीरिया से जो हमने लाइजेड बनाया होता है उसको लेते हैं और उसके साथ उसको टेस्ट करते हैं कि लाइजेड बनाने के बाद, इनको मिक्स करने के बाद, इनरिच करने के बाद कहीं फेज ने इसके अंदर इम्यूनिटी तो नहीं डेवलप कर दी इसका। तो अगले दिन जब हम स्पोर्ट ऐसे देखते हैं तो क्लियरिंग आनी चाहिए, उसमें नहीं आनी चाहिए थी, इसमें क्लियरिंग होनी चाहिए। अगर क्लियरिंग हो गई है तो मतलब इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, सेम मार ही रहा है। लेकिन अगर क्लियरिंग नहीं हुई तो उसका मतलब है कि इम्यूनिटी डेवलप कर दी, और इम्यूनिटी डेवलप कौन करेगा? लाइसोजेनिक करेगा। लाइसोजेनिक। सो 3 टेस्ट आपने परफॉर्म कर दिए कि ये लाइसोजेनिक है या लाइटिक है, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए लाइटिक चाहिए। तो जो इन टेस्टों में से पास होगा वो होगा लाइटिक, और उसको आप फर्दर करेंगे, क्या करेंगे उसको? फर्दर उसकी टेस्टिंग करेंगे, स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, जो अभी बताइए कि पीएच उसकी टेस्ट करेंगे, किस पीएच पे है, किस टेम्परेचर पे है, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम सल्फेट आयंस का उसकी क्या। तो ये सारा कुछ होने के बाद इनरिचमेंट उसकी तैयार कर ली और फिर उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करना। अब जो वायरस आपने बैक्टीरियोफेजेस आइसोलेट किया उसका आपने डीएनए आइसोलेट करना है। तो डीएनए आइसोलेट कैसे किया? यस सर, बेसिकली जो डीएनए आइसोलेशन है ना, बैक्टीरियोफेजेस का मैं कह रहा हूँ, बैक्टीरियोफेजेस का डीएनए कैसे? एग्जैक्टली सर, आफ्टर द एक्सटेंसिव कैरेक्टराइजेशन, इसकी होस्ट रेंज भी देखी, टाइम किल कर, वैसे सारा कुछ स्टेबिलिटी देखने के बाद इवन इन विवो ट्रायल भी लगाए, तब देखने के बाद हमें पता चल गया कि ये थेराप्यूटिकली फेज ठीक है, ये काम कर सकता है, इसको हम अल्टरनेटिव टू एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमने फर्दर वेरिफिकेशन के लिए उसका जो फेज डीएनए है ना उसको निकाला, ताकि हम इसकी सीक्वेंसिंग करा के देखें कि ये इस बिलोंग कहाँ से कर रहा है, इसकी फैमिली कौन सी है, ये 100% लिटिक ही है ना, और आगे हमारे थेराप्यूटिक में ठीक रहेगा। तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए हमने मैनुअल मेथड यूज़ किया। मैनुअल डीएनए को बेसिकली दोनों मैनुअल मेथड है, लेकिन एक है जो कि रीजन बेस होता है, एक किट बेस होता है। लेकिन जो किट बेस है उसकी फैसिलिटी पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि फेज का डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की जो किट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इस वजह से हमने इसका मैनुअल मेथड यूज़ किया, पीसीआई, फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल को यूज़ करते हुए, जिसका एक एक्सटेंसिव प्रोसीजर है जो कि 3 to 5 डेज में कंप्लीट होता है। और उसके बाद फेज का डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसकी एगरोज 0.8% एगोजेल एगरोज बनाई, उस पर उसको चेक किया कि ठीक फेज डीएनए आ गया, कोई डिग्रेडेड तो नहीं है, नैनो ड्रॉप किया। जब वो क्वालिटी वाइज ठीक था तो फिर हमने उसको सीक्वेंसिंग के लिए आगे भेज दिया। ज़बरदस्त हो गया। और यू आर वेटिंग योर सीक्वेंसिंग रिजल्ट्स राइट नाउ। तो इंशाल्लाह जल्दी आपको सीक्वेंसिंग के रिजल्ट मिल जाएंगे और फिर आप उसको एनालाइज करोगे रिजल्ट्स को, और उसका जो भी हुआ उसके मुताबिक डिज़ाइन करोगे। बहुत शुक्रिया आपका।